जय हिंद भाई सभी को। नेशनल इनकम का हमारा जो टॉपिक चला हुआ था, नेशनल इनकम के बेस के बारे में हमने कल जाना था कि किस प्रकार से हम अपनी राष्ट्रीय आय निकालते हैं, राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं और आय क्या होती है, यही चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि सबसे पहले हमारी जो राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उन्होंने हमारी जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी वो कितनी बताई थी? 20 रुपए। अगर आपसे पूछा गया कि वैज्ञानिक तरीके से जो राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था? VKRV राव के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद आपसे पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय आय थी उसका लेखांकन किसके द्वारा किया गया था? साइमन कुजनेट्स के द्वारा। उसके बाद हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय आय को हम निकालते हैं उसके लिए कुछ संस्थाएं हैं, जैसे NSO की हमने बात की थी। NSO का वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? CSO कर दिया गया है। और NSO की एक सहायक संस्था है जिसका नाम क्या था? NSSO था। यही बातें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद GDP को निकालने के लिए, हमारी जो नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमने किस तरीके से हमारी नेशनल इनकम निकलती है उसके बारे में भी बात की थी। सबसे पहले क्या निकाला जाता है? GDP निकाला जाता है। GDP के बाद क्या निकाला जाता है? GNP निकाला जाता है। और GNP के बाद क्या निकलता है? NNP निकलता है। और NNP के बाद क्या निकाला जाता है? हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आती है, नेशनल इनकम निकल के आती है। और नेशनल इनकम को निकालने के बाद ही हम क्या निकालते हैं? अपनी एवरेज इनकम निकालते हैं या फिर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। यही चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज हमें जो शुरू करना है, GDP से हमारा टॉपिक शुरू होगा आज। अक्सर हम लोग देखते हैं कि GDP हमारी इतनी बढ़ गई, GDP हमारी इतनी घट गई, लेकिन वास्तव में GDP होती क्या चीज है? क्लियर है? इस बात को अगर हम समझेंगे तो सबसे पहला जो हमारा आज कॉन्सेप्ट रहेगा GDP के बारे में रहेगा। GDP की फुल फॉर्म लिखोगे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसे कहा जाता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP की जो हमारी फुल फॉर्म बनेगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगी। क्लियर है? हिंदी में इसे बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। इसे क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद इसे हम कहेंगे। क्लियर है? अब GDP होती क्या चीज है, किस तरीके से हम अपनी GDP निकालते हैं, उस चीज को आज हम समझेंगे बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। देखो, एक भारत देश है, मान लो ये भारत देश है, इस तरीके से हमारा भारत है। इस भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं इस भारत की बाउंड्री के अंदर, उन व्यक्तियों के द्वारा जो अंतिम रूप से वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से जितनी भी इनकम प्राप्त होगी उसी को हम किस में काउंट करेंगे? GDP में काउंट करेंगे। समझ में आई डेफिनेशन क्या है? किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर रहकर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं व सेवाओं का अंतिम मूल्य किस में काउंट किया जाएगा? GDP में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? अब ये सीमा तो इतनी सी है भारत की, लेकिन भारत देखो तीन ओर से किससे घिरा है? जल से घिरा है, समुद्रों से घिरा है, महासागरों से घिरा है। तो यहां पे भी तो भारत का कुछ न कुछ हिस्सा होगा। और समुद्र के अंदर की दूरी किस में नापी जाती है? नॉटिकल मील में मापी जाती है। किस में नापी जाती है? नॉटिकल मील में। तो समुद्र के अंदर कितने नॉटिकल मील तक भारत का हिस्सा होता है? 200 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या होता है? नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर की। समझ में आई बात? GDP समझ में आई किसे कहते हैं? GDP समझ में आया किसे कहते हैं? अगर हम परिभाषा लिखे GDP की अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या परिभाषा बनेगी? एक वित्त वर्ष में, किसमें? एक वित्त वर्ष में किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा या लोगों के द्वारा
अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। क्लियर है? तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, एक वित्त वर्ष में देश के लोगों द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। परिभाषा समझ में आई सभी को? जीडीपी की क्या होगी? कोई भी भारत के एग्जांपल लेके चले तो भारत देश है, भारत देश के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सब के द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया, उन वस्तुओं का उत्पादन से या जो भी सेवाएं दी गई, उन सेवाओं से अंतिम रूप से जो भी उनको इनकम हुई उसको हम क्या कहेंगे? भारत की जीडीपी कहेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चले। उसके बाद जीडीपी के बाद अब मैंने बताया था कि समुद्र के अंदर भी हिस्सा होता है भारत का कुछ न कुछ, जो वो एरिया होता है उसको बोला जाता है ईईजेड। उसे क्या बोला जाता है? ईईजेड बोला जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। अब इसकी बात करें ईईजेड भारत का कितना है, तो समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल मील क्या कहलाता है? ईईजेड कहलाता है। 200 नॉटिकल मील का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ईईजेड कहलाता है। अब ये 200 नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील आपने सुना है, जो ये नॉटिकल मील है तो एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। इतनी सी बात का भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया सभी को? इसको नोट करेंगे जल्दी से। हो गया नोट भाई? उसके बाद बात करते हैं जो ये जीडीपी है, इस जीडीपी का जो मापन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? जीडीपी का जो मापन है वो लिखेंगे कि जीडीपी का जो मापन है का मापन बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। बाजार मूल्य के आधार पर। यहां पे दो वर्ड आप सुनने को मिलोगे, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है बाजार मूल्य, कि जिस मूल्य के ऊपर वो वस्तु बाजार के अंदर बिक रही है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि उस वस्तु को बनाने में जितना भी खर्चा आया है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? तो ये बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी का मापन किया जाता है। क्लियर है? आपसे पूछेगा जीडीपी का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो आपको क्या आंसर देना है? जीडीपी का मापन बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है, मार्केट प्राइस के ऊपर किया जाता है। क्लियर है? अगर इसकी इक्वेशन हम बनाए तो क्या इक्वेशन बनेगी? जीडीपी इन मार्केट प्राइस बराबर होती है जीवीए। जीवीए प्लस में उत्पाद कर माइनस सब्सिडी। माइनस क्या होती है? सब्सिडी। अब इसका मतलब क्या है? जीवीए क्या है? तो इसको बोलते हैं ग्रोस वैल्यू एड। इसे क्या बोलेंगे? ग्रोस वैल्यू एड। ग्रोस वैल्यू एड इसमें मिला दिया जाता है किसको? जितना भी टैक्स लगेगा उस टैक्स को इसके अंदर शामिल किया जाएगा और माइनस कर दिया जाएगा सब्सिडी को। माइनस कर दिया जाएगा सब्सिडी को। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चला कि कोई वस्तु है,
मानो कि कोई वस्तु है 15 रुपए की वस्तु है, ठीक है, 15 रुपए की कोई वस्तु है, उसका ग्रोस वैल्यू एड जो है कितना है, 15 रुपए है। सरकार ने उसके ऊपर 5 रुपए का टैक्स लगा दिया, सरकार ने उसके ऊपर क्या कर दिया, 5 रुपए का टैक्स लगा दिया। और सरकार ने क्या किया, टैक्स लगाकर 2 रुपए की सब्सिडी दे दी इसके ऊपर। तो इसका जो मार्केट प्राइस निकल के आया वो कितना निकल के आया, कितना निकल के आया, 15 और 5 20 में से 2 माइनस करोगे तो 18 रुपये। तो जो ये 18 रुपये में ये वस्तु बिकेगी मार्केट के अंदर, इस 18 रुपये को शामिल किया जाएगा किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। किसके अंदर शामिल किया जाएगा, जीडीपी के अंदर। समझ में आया जीडीपी का फंडा क्या होता है, जीडीपी क्या होती है। अक्सर हम चिल्लाते हैं जीडीपी जीडीपी, क्या चीज है ये जीडीपी, क्लियर है, क्लियर है भाई सभी का। उसके बाद जीडीपी के बाद हमने क्या निकालना है, जीएनपी। क्या निकालना है हमें, जीएनपी, ग्रोस नेट प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, ग्रोस नेट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। तो आगे हेडिंग डालोगे जीएनपी के बारे में। जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या बनेगी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में नाम लिखोगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहले वाला क्या था, सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू का मतलब घर के अंदर जितने भी है, घर कौन था, हमारा भारत देश हमने अपना घर माना था। हमारे भारत देश के अंदर जितने भी व्यक्ति थे उनके द्वारा जो इनकम कमाई गई थी उसको हमने जीडीपी में काउंट किया। लेकिन यहां पे है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, सिर्फ भारतीय। राष्ट्रीय का मतलब किससे है, सिर्फ भारतीयों से। तो यहां पे जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसको निकालने के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो जीएनपी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो जीडीपी हमने निकाला था। जीडीपी में हमने किसको काउंट किया था, सभी को काउंट किया था जो भारत के अंदर रहते हैं। लेकिन जीएनपी में इससे अलग होगा। अलग क्या होगा, इसमें से माइनस कर दोगे फॉरेनर इनकम, माइनस कर दोगे फॉरेनर इनकम और प्लस कर दोगे इंडियन के द्वारा जो भी इनकम कमाई गई है। अब ये कैसे हुआ जी, इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। भारत देश है अपना, हमारे इस भारत देश के अंदर एक तो होंडा का प्लांट है। होंडा कहां की कंपनी है, जापान की। और एक हमारा हीरो का प्लांट है। हीरो वालों ने अपना प्लांट लगा दिया जापान के अंदर, जापान वालों ने अपना प्लांट लगा रखा है इंडिया के अंदर। क्लियर है, समझ में आई बात। जीडीपी हमने निकाला, जीडीपी हमने निकाला तो जीडीपी में किसकी इनकम निकली थी, जितने भी विदेशी हो चाहे भारतीय हो जो भारत के अंदर है। माइनस कर दिया फॉरेनर इनकम। माइनस फॉरेनर इनकम का मतलब जो होंडा कंपनी की हमने, जो होंडा कंपनी हमारे भारत के अंदर स्थापित है उनके द्वारा जो इनकम कमाई गई इसको हमने कर दिया माइनस। और प्लस कर दिया इसमें हीरो कंपनी की इनकम को, जो हीरो कंपनी विदेशों में अपना कारखाना या अपनी फैक्ट्री जो इन्होंने स्थापित कर रखी थी। समझ में आई बात, क्लियर है। यानी कि जीडीपी माइनस विदेशी आय, विदेशी आय मतलब जो विदेश के व्यक्ति यहां पे रह के कमा रहे हैं, प्लस कर दोगे विदेशी आय। विदेशी आय कौन सी, जो भारतीय विदेशों में रहकर आय कमा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जीएनपी। और इतनी सा लिखने की भी जरूरत नहीं है। जो ये वाला पोर्शन है, एक होंडा कंपनी एक हीरो कंपनी, या फिर जो ये वाला पोर्शन है जो विदेशी है और जो भारतीय है, इनको मिलाकर बोला जाता है नेट फॉरेन इनकम। इसको मिलाकर क्या बोला जाता है, नेट फॉरेन इनकम इसे बोला जाता है। इसको मिलाकर क्या बोलोगे, एनएफआई। एनएफआई का मतलब क्या है, नेट फॉरेन इनकम। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट फॉरेन इनकम बोलेंगे। क्लियर है। अगर मैं जीडीपी में
जीडीपी में प्लस कर देता हूं एनएफआई, जीडीपी में मैंने प्लस कर दिया एनएफआई, तो क्या बन के आया हमारा जीएनपी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा हमारा जीएनपी निकल के आएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। समझ में आई सभी को बात? दोनों में डिफरेंस का पता चला, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी मतलब भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सबकी इनकम, जीएनपी मतलब सिर्फ भारतीयों की इनकम, चाहे वो भारतीय भारत में हो चाहे वो भारतीय विदेश में हो, उन सभी भारतीयों की इनकम को जोड़ेंगे तो कैसी इनकम, जीएनपी। सभी लोगों की, भारत देश के अंदर सभी लोगों की आय को हमने जोड़ा तो वो क्या चीज, जीडीपी। क्लियर है इतना सा? चले आगे। उसके बाद बात करते हैं एनएनपी के बारे में। नोट हो गया ये सभी का? ये नोट हो गया? कर दूं भाई रफ इसको? अब जीएनपी से हमने क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है। एनएनपी की जो फुल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या फुल फॉर्म बनी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये एनएनपी क्या चीज है, जीडीपी समझा हमने, जीएनपी समझा हमने, अब हम पढ़ेंगे एनएनपी। एनएनपी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, जो जीएनपी निकाला था उसमें से माइनस कर देना है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बिल्कुल सरल लैंग्वेज में हम बोले तो खर्चे। जितने भी हमने खर्चे किए उसको जीएनपी में से माइनस कर दो तो हमारा क्या निकल के आएगा, एनएनपी निकल के आएगा। शुद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्ट या उत्पाद इसका फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसका नाम होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध, कोई भी वस्तु शुद्ध है कैसे बोलेंगे, या हमारी शुद्ध इनकम कैसे बोलेंगे हम, जितनी हमारी इनकम थी उसमें से हमने हमारे खर्चे निकाल दिए, जो हमारे पास बचत हुई उसी को तो हम अपनी शुद्ध आय बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है। तो ये डेप्रिसिएशन क्या है, मूल्यह्रास। जीएनपी जितना निकलेगा उसमें से मूल्यह्रास को माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्लियर है? अब कोई भी वस्तु का उत्पादन किया गया है, वस्तु का उत्पादन किया गया तो उस वस्तु के उत्पादन करने में कुछ न कुछ खर्चा भी तो लगा होगा ना। उस खर्चे को जब माइनस कर दिया जाएगा तो उस वस्तु का वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का वो क्या होगा, मूल्य होगा। क्लियर है? समझ में आई बात? इसको भी नोट कर दो। इसके अंदर किस किस चीज को शामिल किया जाएगा मूल्यह्रास में, इसमें शामिल किया जाएगा कच्चे माल को। किस किस को शामिल किया जाएगा, कच्चे माल को शामिल करेंगे, पूंजी, जितनी भी पूंजी हमने लगाई उसको शामिल करेंगे, जितना भी हमारे पास स्टॉक बचा है स्टॉक को शामिल करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने मशीनों से वस्तु का उत्पादन किया था तो उन मशीनों की मुरम्मत भी करवानी पड़ेगी, उसके ऊपर जो खर्चे लगेंगे उनको शामिल करेंगे। इन सब चीजों को मूल्यह्रास के अंदर शामिल किया जाता है। अब आपने 100 वस्तुओं का उत्पादन किया, जरूरी थोड़ी है कि वो 100 की 100 बिक जाएगी। मान लो 90 बिक गई, 10 बच गई आपके पास, तो ये 10 वस्तुएं क्या है, आपका स्टॉक नहीं बच गया। अगर आप फिर से इनको काउंट करोगे, मान लो एक वित्त वर्ष के अंदर आपने 100 वस्तुओं का उत्पादन किया था, 90 वस्तुएं आपने बेच दी, बच गई कितनी, 10 वस्तुएं। अगले वित्त वर्ष में फिर आपने 100 वस्तुओं का उत्पादन किया, तो ये थोड़ी है कि 10 ये 100 ये 110 वस्तुओं को आप काउंट करोगे। इनको तो आपने पहले भी तो काउंट कर लिया ना, जीडीपी के अंदर काउंट किया या नहीं किया, तो इन वस्तुओं को नहीं काउंट किया जाएगा। इसीलिए जीएनपी में से किसको घटा दिया जाता है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। समझ में आई बात? कर दो नोट इन सब बातों को।
हमारी जो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, हमारी जो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वो हमेशा एनएनपी पर निकाली जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय आय किसके ऊपर निकाली जाती है? हमेशा शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारी किस पे निकाली जाती है? एनएनपी के ऊपर निकाली जाती है। और वो एनएनपी भी किस तरीके से होगी? फैक्टर कॉस्ट होगी या मार्केट प्राइस होगा? बताएंगे। फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकलेगी। शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारी फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर निकाली जाती है। समझ में आई बात? क्लियर है? हमारी जो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकलेगी वो किसके ऊपर निकाली जाएगी? साधन लागत के ऊपर निकाली जाएगी। इतनी सी बातों को नोट करो। फिर मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूं। अगर वो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया, समझ लो कि जो अपनी नेशनल इनकम का टॉपिक है वो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इतना सा हो गया नोट सभी का? चले आगे। एनएनपी से आपकी क्या निकल रही थी? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम आपकी निकल जाएगी किसके ऊपर? एनएनपी के ऊपर। अगर आप लोगों को निकालनी है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निकालनी है हमें किसी भी देश की, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? हमने अपनी जो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकाल लिया है वो किसके ऊपर निकाली है? एनएनपी इन किसके ऊपर? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। अगर मैं इस एनएनपी इन फैक्टर कॉस्ट को डिवाइड कर दूं, किसके साथ डिवाइड करूं? देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से। किससे डिवाइड करूं? देश की कुल जनसंख्या से। तो हमारा क्या निकल के आएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगी। और इसी को क्या बोला जाता है? एवरेज इनकम भी बोला जाता है, औसतम आय जिसे आप कहते हो। क्योंकि औसत निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? जितना भी जोड़ है उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितनी भी संख्या है उससे। तो ठीक उसी तरीके से हमारी क्या निकल के आई? यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय निकल के आई। क्लियर है भाई सभी का? चले आगे। अब वो डिफरेंस क्या आप लोगों को समझना है। मैंने यहां पे 3 टर्म यूज की, ग्रोस, नेट और क्या था एक? डोमेस्टिक। तीन टर्म यूज की थी, ग्रोस, नेट और क्या था? डोमेस्टिक। मान लो अगर ग्रोस से जाना है आपको नेट के ऊपर, ग्रोस से जाना है किसके ऊपर? नेट के ऊपर। ग्रोस से जाना है आपको नेट के ऊपर, तो किस तरीके से आप जा सकते हो? जीडीपी था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यही था ना। उसके बाद एक हमने यूज किया था नेट नेशनल प्रोडक्ट और एक था ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, था ना। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको समझना है। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए आपने क्या माइनस प्लस किया था? जैसे ये था जीएनपी और एनएनपी, इनके बीच में कौन था? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीच गए थे, ग्रोस से नेट के बीच गए, तो आपने इसमें से कुछ डेप्रिसिएशन नहीं निकाला था? निकाला था या नहीं निकाला था? तो यही क्वेश्चन है कि ग्रोस से अगर नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे या प्लस करोगे? तो यहां पे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। किसको? डेप्रिसिएशन को। अगर आपको नेट से ग्रोस पर जाना है, नेट से ग्रोस पर जाना है वापिस, तो आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे। किसको? डेप्रिसिएशन को। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? ग्रोस और नेट के बीच में किसका डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन का, मूल्य ह्रास का। क्लियर है भाई?
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि ग्रोस में से मूल्यह्रास को निकाल दिया जाए तो किस प्रकार की इनकम बनती है, या ऐसे बोलेगा जीएनपी में से मूल्यह्रास को निकाल दिया जाए तो कौन सा निम्न में से क्या बनता है, एनएनपी बनेगा, जीएनपी बनेगा, जीडीपी बनेगा, जीडीपी इन फैक्टर कॉस्ट बनेगा। तो इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। तो ग्रोस और नेट के बीच में कौन है, डेप्रिसिएशन है। उसके बाद लिखा मैंने डोमेस्टिक से नेशनल के बीच में, NATIONAL, नेशनल क्या था, जीडीपी था। क्या था, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, और इससे हमने क्या निकाला था, जीएनपी निकाला था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकाला था। तो इनके बीच में कौन आया था, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो क्या किया था हमने, एनएफआई को प्लस किया था या माइनस किया था, प्लस कर दिया था। किसको, एनएफआई को। एनएफआई की फुल फॉर्म क्या थी, नेट फॉरेन इनकम। अगर हमें नेशनल से वापिस डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। किसको माइनस करोगे, एनएफआई को, एनएफआई को क्या करोगे, यहां पे माइनस कर दोगे। समझ में आई बात, क्लियर है। अब मैंने एक चीज और आपको बताई कि एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। ये चीज भी बताई ना कि एक तो होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। अब बताओ, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, मूल्यह्रास नहीं होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या था, फैक्टर कॉस्ट था जितने रुपए में वो वस्तु बनी थी। फैक्टर कॉस्ट को मैं अगर समझाना चाहूं, मान लो कोई वस्तु बनी 10 रुपए में, और मार्केट प्राइस क्या है कि वो कितने रुपए में मार्केट में बिक रही है। अब यहां मार्केट तक आने के लिए इस वस्तु के ऊपर टैक्स भी लगाया गया और सब्सिडी भी दी गई। 5 रुपए का टैक्स लगा, 2 रुपए की सब्सिडी दी, तो मार्केट प्राइस इसका कितना हुआ, 13 रुपए हुआ। जो ये टैक्स लगा और सब्सिडी लगी दी गई, इसको हम बोलते हैं एनआईटी। इसको हम क्या बोलते हैं, एनआईटी बोलते हैं। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसे हम बोलते हैं। तो अब बताओ, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस बाजार से वस्तु का जो प्राइस था उस पर जाना है, तो इसमें माइनस कर देंगे किसको, एनआईटी को। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे, तो प्लस कर देंगे किसको, एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। बोलो ये बात भी समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है। इतनी सी बातें एक बार जल्दी से नोट कर दो, इतनी सी बातें नोट कर दो एक बार जल्दी से। हो गया भाई, हो गया सभी का। उसके बाद आप इसमें एक वर्ड सुनोगे जिसका नाम होता है आधार वर्ष।
एक टर्म है जिसका नाम क्या है, आधार वर्ष। अब ये आधार वर्ष क्या होता है, मान लो जिस भी साल की आपको इनकम निकालनी है, जिस भी साल के लिए आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो उस राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जिस वर्ष के साथ उस साल की इनकम का कंपैरिजन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष बोलते हैं। यानी कि कोई बेस ईयर बनाया जाता है। जैसे वर्तमान में जो हमारा बेस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011-12। वर्तमान में जो हमारा बेस ईयर है वो क्या है, 2011-12 है। 2011-12 हमारा वर्तमान में क्या है, बेस ईयर है। अगर हमें 2022 की मान लो राष्ट्रीय आय निकालनी पड़ेगी, तो हम 2022 के अंदर जितनी भी हमारी इनकम हुई उसका हम कंपैरिजन करेंगे 2011-12 की इनकम के साथ, और फिर उस आधार पर हम बताएंगे कि हमारी जो इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट नीचे गई है। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष बोलते हैं। समझ में आया सभी को? तो आधार वर्ष क्या होता है कि जिस वर्ष को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लिखेंगे, जिस वर्ष को आधार मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, आधार वर्ष बोलेंगे। और वर्तमान में हमारा आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। करो इसको भी नोट। हो गया नोट भाई सभी का? चले आगे। बाजार मूल्य, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी समझ में आ गया था आप लोगों को, किस तरीके से निकालते हैं। क्या होता है फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट की परिभाषा क्या होगी? फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जिस मूल्य के ऊपर हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ वो क्या है, उसका फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस क्या होगा, जिस मूल्य के ऊपर वो वस्तु बाजार के अंदर बिकी उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस बोलेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय को निकालने की कितनी विधियां हैं? राष्ट्रीय आय को, आय की गणना की विधियां, यानी कि हम जो हमारी राष्ट्रीय आय निकालते हैं इसको किस किस आधार पर, किन विधियों के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। और वो विधियां कौन कौन सी है लिखोगे। सबसे पहली है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि। दूसरी विधि कौन सी है, आय विधि। और तीसरी विधि कौन सी है, व्यय विधि। क्लियर है? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब इससे हम किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष के अंदर, एक वित्त वर्ष के अंदर हमने जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया, उन वस्तुओं के उत्पादन को जोड़कर फिर हमारा जो आखिर में हमारा जो जोड़ निकलेगा, उस आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी हुई है। क्लियर? आय विधि में क्या है, एक वित्त वर्ष के अंदर हमारी जितनी भी इनकम हुई
उस इनकम के आधार पर जब हमने कैलकुलेट किया तो निकाला कि हमारी टोटल इनकम इतनी हुई है, तो उसको भी हम बता सकते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है। व्यय विधि क्या है? एक वित्त वर्ष के अंदर हमने जितने भी खर्चे किए उन खर्चों के आधार पर जब हमारी नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। यानी कि इनके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, उत्पादन में जितना उत्पादन हुआ उसको काउंट करेंगे, आय में जितनी इनकम हुई उसको काउंट करेंगे, और व्यय में जितना हमने खर्चा किया उसको काउंट किया जाता है, और इन आधार पर हमारी क्या निकाली जाती है? नेशनल इनकम निकाली जाती है। क्लियर है? समझ में आई बात? परिभाषा लिखने की जरूरत तो नहीं है, जब समझ में आ गया तो लिखने की क्या जरूरत है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस तरीके से हमारी नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय को निकाला जा सकता है। इनमें से कोई एक देगा तो तीन अलग से ऑप्शन मिलेंगे, अगर ये तीनों दे दिए तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। तो आपको पहचान करना है कि किस तरीके से हम अपनी राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आई इतनी सी बात। और अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से मोस्टली क्वेश्चन बढ़ेंगे और पूरे के पूरे नेशनल इनकम टॉपिक का आपका क्या होगा, ये निचोड़ होगा कि आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। जैसे हमने यहां पे क्या क्या चीजें देखी? जीएनपी देखी, जीडीपी देखी, उसके बाद एनएनपी देखा, ये है मार्केट प्राइस के ऊपर, ये भी है मार्केट प्राइस के ऊपर, ये भी है आपका मार्केट प्राइस के ऊपर। क्लियर है? यहां से आया जीडीपी, लेकिन ये आया फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। क्लियर है? एनएनपी आया, ये भी किसके ऊपर आया? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आया। उसके बाद जीएनपी आया, ये भी किसके ऊपर आया? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आया। उसके बाद जीवीए आया, ये किसके ऊपर आया? मार्केट प्राइस के ऊपर आया। उसके बाद जीवीए आया, लेकिन ये किसके ऊपर आया? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आया। इतनी सी चीजें आपके सामने है। क्लियर है? समझ में आया? जीवीए की जगह बल्कि यहां पे एनडीपी लिख लो और अच्छा रहेगा। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या लिखोगे? एनडीपी लिखोगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखोगे। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जीएनपी है मार्केट प्राइस के ऊपर, जीएनपी से जीडीपी जाना है, जीएनपी से जीडीपी पे जाना है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या था? जिस साइड में एरो लगाऊंगा समझ लेना, उससे ये ज्ञात करना है। ठीक है? जीएनपी से जीडीपी निकालना है। कैसे निकाला था? माइनस किया या प्लस किया? माइनस कर दिया किसको? एनएफआई को। एनएफआई क्या था? नेट फॉरेन इनकम था। लेकिन यहां पे ये चीज भी देखना है कि ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या था? क्या था? एनआईटी था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स था। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या माइनस या प्लस करोगे? माइनस करोगे या प्लस करोगे? माइनस करोगे। किसको माइनस करोगे? किसको करोगे? एनआईटी को करोगे। तो इस प्रकार से आप जीएनपी से जीडीपी पे जा सकते हो। समझ में आई बात? अब बताओ, जीएनपी से जीडीपी पे जाना है, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस, तो यहां पे क्या करोगे? माइनस करोगे। किसको? एनएफआई को, नेट फॉरेन इनकम को। क्लियर है? समझ लो, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखवाने का काम जितना था वो मैंने करवा दिया आप लोगों को, बस ये समझने वाली बातें हैं। अब ये बताओ, जीडीपी से एनएनपी पे जाना है तो क्या करोगे? जीडीपी पे से किस पे जाना है? एनएनपी पे जाना है। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या किया था? माइनस किया था। किसको माइनस किया था? किसको? डेप्रीसिएशन को। माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या किया था? प्लस क्या किया था? एनएफआई, तो प्लस कर दिया एनएफआई को, नेट फॉरेन इनकम को। उसके बाद
मार्केट प्राइस यहां है तो मार्केट प्राइस यहां है, तो और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ये चीज क्या चल रही है? पूरी क्लास को समझ में आ रही है? उसके बाद बताओ एनएनपी से एनडीपी पे जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जाना है, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक। क्या करोगे? नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे किसको? एनएफआई को, एनएफआई को, नेट फॉरेन इनकम को कर दिया। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस किसको? एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आई ये बात भी? अच्छा ये बताओ एनएनपी से एनडीपी पे जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर गई, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस क्या किया? एनएफआई। मार्केट प्राइस यहां है, मार्केट प्राइस यहां है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये बताओ एनडीपी से जीएनपी पे गए तो क्या करोगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पे गई। सबसे पहले नेट को चेंज किया किसमें? ग्रोस। सबसे पहले क्या करोगे? प्लस या माइनस? इसको चेंज करो, नेट को ग्रोस में चेंज करो, तो सबसे पहले क्या करोगे? एक बात बताओ, समझ में नहीं आया आप लोगों को? पूरी क्लास के आंसर नहीं आ रहे, इसका मतलब एक दो को ही समझ में आया है। सो रहे हो क्या? तो फिर सभी का आंसर आना चाहिए। नेट से ग्रोस पे जाने के लिए माइनस या प्लस? क्या प्लस? प्लस कर दिया किसको? डेप्रिसिएशन को। उसके बाद यहां पे नेशनल था, यहां पे डोमेस्टिक था, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करोगे? प्लस एनएफआई। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस करोगे क्या? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? उसके बाद ये बताओ, चलो जीडीपी से एनएनपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस से नेट माइनस क्या किया? माइनस किया डेप्रीसिएशन को, मूल्यह्रास को। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस एनएफआई, एनएफआई की फुल फॉर्म नेट फॉरेन इनकम। उसके बाद यहां पे भी फैक्टर कॉस्ट, यहां पे भी फैक्टर कॉस्ट, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? कर लोगे इसी तरीके से, कुछ भी देके कुछ भी पूछ ले भाई। अगर आपको इन तीन चीजों के बीच का डिफरेंस पता है कि किस प्रकार से ग्रोस से हम नेट पे जाएंगे, किस प्रकार से डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, किस तरीके से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, इन तीन चीजों का आपको पता है, तो चाहे कितने भी क्वेश्चन दे दे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल आसानी से आप लोग इनके निकाल पाओगे। क्लियर है? समझ में आया सभी को? तो हमारा जो राष्ट्रीय आय था, नेशनल इनकम का टॉपिक था, ये होता है यहाँ पे खत्म। क्लियर है? वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है? थैंक यू।